वेलकम टू ब्रेन रूट्स आईएएस। आज का हमारा टॉपिक है द वॉइसेस ऑफ स्टोन, यानी प्राचीन भारत के शिलालेखों को समझना। हिस्ट्री को समझने के लिए सबसे रिलायबल प्राइमरी सोर्स क्या माना जाता है? इंस्क्रिप्शंस, शिलालेख। क्यों? सोच के देखिए, ये उस जमाने की कंटेम्पररी यानी समकालीन अनफिल्टर्ड आवाजें हैं। इन्हें सदियों तक किसी ने कॉपी या ऑल्टर नहीं किया है, जैसा कुछ टेक्स्ट के साथ हुआ। ये हमारे अतीत के सबसे साफ आईने हैं। तो सोचिए जरा, अगर इन पत्थरों में जुबान होती तो ये प्राचीन भारत के बारे में हमें क्या बताते? What stories would they tell? चलिए आज इन्हीं खामोश पत्थरों की आवाज सुनने की कोशिश करते हैं। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले हम जाएंगे उस दौर में जब पत्थरों ने बोलना शुरू किया। फिर हम फोकस करेंगे अशोका के मैसेज पर, जो एक तरह से पब्लिक से डायलॉग था। उसको कंपेयर करेंगे गुप्ताज के प्रोक्लेमेशन से, जो एक इंपीरियल मोनोलॉग बन गया था। उसके बाद देखेंगे कि कैसे छोटे छोटे इंस्क्रिप्शंस ने हिस्ट्री की बड़ी बड़ी पजल्स सॉल्व की हैं। और फाइनली इन पत्थरों पर लिखे शब्दों को हम पत्थर की दीवारों से यानी आर्किटेक्चर से कनेक्ट करेंगे। देखिए, ये स्लाइड आप कह सकते हैं हमारे आज के पूरे एनालिसिस का कोर है। यहां पब्लिक कम्युनिकेशन में एक ड्रामेटिक शिफ्ट दिखता है। मौर्यन एरा में पर्पस क्या है? धम्मा, यानी एक मॉरल लॉ, एक कोड ऑफ कंडक्ट जो सबके लिए है। लेकिन गुप्ता एरा आते आते पर्पस हो जाता है प्रशस्ति, मतलब यूलॉजी, सिर्फ राजा की बड़ाई, उसकी शान का गुणगान। और सिर्फ पर्पस ही नहीं, लैंग्वेज भी बदल गई। लोगों की आम भाषा प्राकृत से एलीट दरबारी भाषा संस्कृत हो गई। और टोन, एक फादरली इंस्ट्रक्टिव टोन से एक पूरी तरह से यूलॉजिस्टिक यानी प्रशंसा से भरे हुए टोन में बदल गया। कितना बड़ा बदलाव है, राइट? तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, अशोकाज मैसेज, द मौर्यन डायलॉग। यहां हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे मौर्यन रूलर्स, खास तौर पर सम्राट अशोका ने इन पत्थरों को एक रेवोल्यूशनरी मास कम्युनिकेशन टूल की तरह इस्तेमाल किया, अपनी प्रजा से, आम लोगों से सीधे बात करने के लिए। अशोका के जो एडिक्ट्स थे ना, वो असल में इंडिया का पहला स्टेट स्पॉन्सर्ड पब्लिक कम्युनिकेशन कैंपेन था। सोचिए, उन्होंने 30 से ज्यादा इंस्क्रिप्शंस अपने इतने बड़े एम्पायर में जगह जगह लगवाए। और इनका फोकस कोई कॉम्प्लेक्स बुद्धिस्ट फिलॉसफी पर नहीं था, बिल्कुल नहीं। फोकस था एक सिंपल कोड ऑफ सोशल एथिक्स पर, जिसे उन्होंने नाम दिया धम्मा। इसमें क्या था? अहिंसा यानी नॉन वायलेंस जैसी बातें, दूसरे धर्मों के लिए टॉलरेंस और जानवरों के लिए दया। तो इन अ वे ये इंस्क्रिप्शंस स्टेट पॉलिसी को कम्युनिकेट करने का एक बहुत पावरफुल जरिया थे। और इससे भी इंपॉर्टेंट बात क्या थी पता है? अशोका ने लोगों से उन्हीं की भाषा में बात की। ये जो चार्ट है, ये डाइवर्सिटी दिखाता है। एम्पायर के हार्टलैंड में उन्होंने ब्राह्मी स्क्रिप्ट में मगधी प्राकृत यूज की। नॉर्थ वेस्ट में चले जाइए, वहां खरोष्ठी स्क्रिप्ट मिलती है। और सोचिए, आज के अफगानिस्तान तक उनके मैसेजेस ग्रीक और अरामैक में लिखे गए। ये लिंग्विस्टिक स्ट्रैटेजी साफ साफ उनका इंटेंशन बताती है कि वो अपनी बात हर एक इंसान तक बिना किसी बैरियर के सीधे पहुंचाना चाहते थे। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है नेपाल में रुमिंदई पिलर इंस्क्रिप्शन। अब देखिए, इसमें कोई फिलॉसफी नहीं है, कोई ज्ञान की बात नहीं। ये एक प्योरली हिस्टोरिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड है। ये डॉक्यूमेंट करता है कि सम्राट अशोक ने बुद्धा का बर्थ प्लेस लुम्बिनी की यात्रा की थी। और अपनी विजिट को यादगार बनाने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने ऑर्डर दिया कि उस गांव का लैंड टैक्स, जो स्टैंडर्ड 1/6 हुआ करता था, उसको कम करके 1/8 कर दिया जाए। ये एक साफ साफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है जो पत्थर पर लिख दिया गया ताकि सब देखे और सबको याद रहे। चलिए अब टाइम में आगे बढ़ते हैं, कुछ सदियां आगे गुप्ता एरा में। और आप देखेंगे कि ये जो पूरा कॉन्वर्सेशन है ना, ये बिल्कुल बदल जाता है। हम एक डायलॉग से एक इंपीरियल मोनोलॉग की तरफ आ जाते हैं। अब इंस्क्रिप्शंस का मकसद लोगों से बात करना नहीं है, अब मकसद है सिर्फ और सिर्फ राजा की शक्ति का प्रदर्शन करना। और इस बदलाव का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है इलाहाबाद पिलर। ये इंडियन हिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में से एक है। इसे हिस्टोरियंस पैलिम्सेस्ट कहते हैं। पैलिम्सेस्ट क्या होता है? सोचिए, एक ऐसी डायरी जिसके ऊपर पहले किसी ने लिखा, फिर उसको मिटाकर किसी और ने लिखा, फिर तीसरे ने। हर लेयर एक अलग कहानी बताती है। ये पिलर भी बिल्कुल वैसा ही है। वक्त की कई लेयर्स इस पर लिखी हुई हैं। इस एक पिलर पर आपको 4 अलग अलग हिस्टोरिकल लेयर्स मिलेंगी। सबसे नीचे फाउंडेशन में है अशोका का एडिक्ट प्राकृत भाषा में। उसके बाद क्वीन कौरवाकी के दान पुण्य का जिक्र है। और फिर आता है इसका मास्टरपीस, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, क्लासिकल संस्कृत में लिखी एक शानदार यूलॉजी। और सदियों बाद मुगल बादशाह जहांगीर ने भी अपना नाम इस पर पर्शियन में लिखवाया।
समुद्रगुप्त की ये प्रशस्ति उनके कोर्ट पोएट हरिसेना ने लिखी थी, चंपू काव्य स्टाइल में। ये एक बहुत सोफिस्टिकेटेड लिटरेरी स्टाइल है जिसमें खूबसूरत प्रोज और पोएट्री को मिक्स किया जाता है। तो आखिर इस प्रशस्ति में लिखा क्या है? ये समुद्रगुप्त की मिलिट्री जीतों का एक डिटेल्ड गुणगान है। इसमें लंबी लंबी लिस्ट्स हैं उन राजाओं की जिन्हें उन्होंने आर्यावर्ता यानी नॉर्थ इंडिया में हराया, और कैसे उन्होंने दक्षिणापथा के 12 राजाओं को अपने अंडर किया। अब जरा अशोका के नॉन वायलेंस के मैसेज को याद कीजिए और इसको देखिए। इससे ज्यादा स्टार्क कॉन्ट्रास्ट, इससे ज्यादा बड़ा अंतर हो सकता है क्या? गुप्ता पावर का एक और जबरदस्त सिंबल है दिल्ली के कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में खड़ा मेहरौली आयरन पिलर। और ये सिर्फ एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं है, ये एंशिएंट इंडियन साइंस का एक चमत्कार है, एक सच्चा मेटोलॉजिकल वंडर। इस पर जो इंस्क्रिप्शन है वो चंद्रा नाम के एक शक्तिशाली राजा को डेडिकेटेड है, जिनको हिस्टोरियंस एम्परर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य मानते हैं। पर इसकी सबसे हैरान कर देने वाली बात क्या है? ये पिलर 1600 से भी ज्यादा सालों से खुले आसमान के नीचे बारिश, धूप सब कुछ झेल रहा है, लेकिन आज तक इसमें जंग नहीं लगा है। इट्स ऑलमोस्ट रस्ट फ्री। इसकी जो एडवांस्ड रस्ट रेजिस्टेंट क्वालिटी है ना, जो एक यूनिक फॉस्फोरस रिच कॉम्पोजिशन से आई है, वो आज भी मॉडर्न साइंटिस्ट के लिए एक पजल है, एक सब्जेक्ट ऑफ स्टडी है। ओके, तो अब बड़े बड़े एम्पायर से थोड़ा हटते हैं और फोकस करते हैं रीजनल इंस्क्रिप्शंस पर। इन्हें आप हिस्ट्री के मिसिंग पजल पीसेस समझ सकते हैं। ये छोटे छोटे शिलालेख ही हैं जिन्होंने हिस्टोरियंस को हिस्ट्री की कुछ सबसे बड़ी मिस्ट्री सॉल्व करने में मदद की है। सदियों तक हिस्टोरियंस एक नाम को लेकर बहुत परेशान थे। उन्हें कई पुराने इंस्क्रिप्शंस में एक टाइटल बार बार मिल रहा था, देवा नाम पिया बासी, जिसका मतलब होता है बिलवड ऑफ द गॉड्स। एडिक्ट्स तो मिल रहे थे, पर यह महान राजा था कौन? क्योंकि इस टाइटल के साथ उनका असली नाम कभी नहीं लिखा होता था। और फिर कहानी में ट्विस्ट आता है। साल 1915 में कर्नाटका के एक छोटे से गांव मास्की में एक छोटा सा इंस्क्रिप्शन मिलता है, और पत्थर के इस छोटे से टुकड़े ने एक झटके में सदियों पुरानी मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया। यह हिस्टोरियंस के लिए यूरिका मोमेंट था, क्योंकि मास्की इंस्क्रिप्शन वो पहला इंस्क्रिप्शन था जिसमें टाइटल देवानम पियादासी और नाम अशोका दोनों एक साथ इस्तेमाल हुए थे। उस पर लिखा था अशोका देवानम पियादासी। फाइनली ये कंफर्म हो गया कि बिलवड ऑफ द गॉड्स और कोई नहीं बल्कि सम्राट अशोका ही थे, एक ही इंसान। और ऐसे ही और भी इंपॉर्टेंट रीजनल रिकॉर्ड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, उड़ीसा में हाथी गुम्भा इंस्क्रिप्शन है जो किंग खारावेला की एक रेयर ईयर बाय ईयर बायोग्राफी देता है। या फिर आई होल इंस्क्रिप्शन जो हमें बताता है कि कैसे महान चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने सम्राट हर्षवर्धना को नर्मदा नदी के किनारे रोक दिया था। ये सब डिटेल्स हमें सिर्फ इन्हीं रीजनल रिकॉर्ड से मिलती हैं। तो चलिए अब आते हैं हमारे फाइनल सेक्शन पर। यहां हम पत्थरों पर लिखे शब्दों को पत्थरों से बनी दीवारों से जोड़ेंगे। मतलब जो कॉन्फिडेंस, जो ग्लोरी गुप्तास की प्रशस्तिज में दिखती है ना, वही शान, वही ग्रैंडो उनके बनाए हुए मंदिरों में, यानी उनकी टैंजिबल आर्किटेक्चरल लेगेसी में साफ साफ दिखाई देती है। गुप्ता टेम्पल आर्किटेक्चर का जो एवोल्यूशन है उसे हम 5 स्टेजेस में समझ सकते हैं। देखिए, स्टेज 1 में मंदिर सिंपल होते थे, एक फ्लैट रूफ, चपाट छत और नीचे एक छोटा प्लेटफॉर्म, जैसे सांची का टेम्पल नंबर 17। स्टेज 2 में प्लेटफॉर्म थोड़ा ऊंचा हो गया, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव आया स्टेज 3 में। यहां इंट्रोड्यूस हुआ शिखारा, मंदिर के ऊपर वो लंबा कर्विलिनियर टावर जैसा आप देवघर के फेमस दशावतार टेम्पल में देखते हैं। स्टेज 4 और 5 आते आते मंदिर का प्लान ही बदलने लगा, रेक्टेंगुलर से सर्कुलर हो गया। तो ये जो पूरा आर्किटेक्चरल एवोल्यूशन है, ये उनकी बढ़ती हुई इंपीरियल पावर और प्रॉस्पेरिटी को ही रिफ्लेक्ट करता है। तो आइए इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। हमने एक सफर तय किया है, एक ऐसे दौर से जहां पत्थरों का इस्तेमाल आम जनता के लिए मॉरल लॉ लिखने के लिए होता था, उस दौर तक जहां पत्थरों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ राजा की रॉयल माइट, उसकी ताकत का ऐलान करने के लिए होने लगा। एक तरह से देखें तो ये इंस्क्रिप्शंस एंशिएंट इंडिया के लीगल डीड्स हैं, पक्के सबूत। ये हमें बताते हैं कि उस वक्त पावर में कौन था, उनकी आइडियोलॉजी क्या थी, और वो आने वाली पीढ़ियों से खुद को कैसे याद रखवाना चाहते थे। और उन्होंने ये सब एक ऐसे मीडियम पर लिखा जिसे वक्त भी मिटा नहीं सका, अ मीडियम दैट टाइम इटसेल्फ कुड नॉट इरेज। और ये डिस्कशन हमें एक आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पर लाकर छोड़ता है
कि आज हम अपने पत्रों पर यानी हमारे डिजिटल रिकॉर्ड्स, हमारी किताबें, हमारी मीडिया पर ऐसा क्या लिख रहे हैं जो कल हमारे बाद हमारे बारे में बात करेगा। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।